जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, जिसमें केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ा जाएगा। केमिस्ट्री आपका फिजिक्स और बायोलॉजी की तुलना में छोटा है, तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा 10-12 दिन या 15 दिन में। 10-12 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 12-12 आपका क्लास आएगा 1-1 घंटे का। और देखिएगा कि अगर आपका साइंस नहीं भी है, यानी साइंस कभी नहीं पढ़े हैं, तब भी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो आसान भाषा में पढ़ाएंगे, तो चिंतित मत होइए, आराम से सुनिए और कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। क्योंकि देखिए, साइंस पढ़ाना है तो इसमें कंसेप्ट ज़्यादा होता है, तो इसमें कितना लिख पाएंगे बोर्ड पे, आपको पढ़ाते वक्त बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट आएगा कि जो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप आराम से समझ पाइएगा। तो चलिए देखा जाए। लेवेसियर को रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद रखिएगा कि लेवेसियर को बोला जाता है। थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये केमिस्ट्री इंग्लिश में, और उसी का रूपांतरण ये क्या है, हिंदी है आपका रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री जो शब्द का निर्माण हुआ है, ये मिस्र में एक मिट्टी मिलता है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही केमिया के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री बना है, और कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, जो मिस्र का था। और इसका उपयोग, जैसे कि हम लोग के यहाँ भी देखिएगा कि एक पीली मिट्टी आता है, मुल्तानी मिट्टी आता है, तो उसका उपयोग सौंदर्य के लिए या और काम के लिए किया जाता है। वैसे ही ये जो कीमिया मिट्टी था मिस्र में, बहुत उपयोगी होता है, था और है भी, तो बहुत उपयोगी होता है। और इसी शब्द से निकला है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन इसमें बहुत सारा पहले से ही है। तो ये आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से मिला है हम लोगों को, तो कीमिया से मिला है। और ये मिस्र में एक मिट्टी था, काली मिट्टी, तो उसी का नाम था। तो ये तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि इसका पिता केमिस्ट्री के कौन हो जाएंगे, तो लेविसियर हो जाएंगे, और ये कहाँ से इसका कंसेप्ट आया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे द्रव्य और उसकी संरचना। तो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, उसके बाद समझाएंगे अच्छा से। देखिए कि द्रव्य को ही पदार्थ बोला जाता है हिंदी में। तो देखिए कि एक आपका इंग्लिश का वर्ड आता है मैटर। तो मैटर का हिंदी रूपांतरण दूसरा भी हो सकता है, लेकिन जब साइंस में उपयोग किया जाता है मैटर के लिए, तो ये द्रव्य के लिए या पदार्थ के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड में वो सभी कुछ जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण ऊर्जा और द्रव्य से हुआ है। तो जितना चीज आप देख रहे हैं, द्रव्य के अंतर्गत आपका ठोस, गैस, लिक्विड सभी चीज आ जाएगा। तो एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना चीज है दुनिया में, उसका निर्माण जो हुआ है ऊर्जा, और ऊर्जा भी कहाँ से मिलता है, तो आपका सूर्य से मिलता है। तो ऊर्जा और द्रव्य से मिलके उसका निर्माण हुआ है। तो ये अब आपको कभी भी ये कठिन नहीं होगा कि द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, यानी कि हर चीज ये है। अब इसके बाद देखिएगा कि कणों से मिलकर बना होता है, और कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। तो एक हमारे देखिएगा कि परमाणुवाद का सिद्धांत, एक ऋषि थे कनाद। तो कनाद के द्वारा परमाणुवाद का सिद्धांत बहुत हजारों साल पहले दे दिया गया था, सैकड़ों साल पहले। तो इनके द्वारा क्या बताया गया था, कनाद के द्वारा, कि दुनिया का जितना वस्तु है एक छोटा कण से मिलके बना है, और वो सबसे सूक्ष्म जो कण है उसी को परमाणु उन्होंने बता के बता के गए। तो ये आपको याद रखना है कि परमाणु का मतलब क्या होगा, तो जो सबसे सूक्ष्म कण है और उससे मिलके निर्माण होता है पदार्थ का, तो उसी को परमाणुवाद बोला जाता है। और इसी पे जाके बहुत ज़्यादा देखिए कि रिसर्च होता है, और बहुत सारा यहाँ से सिद्धांत निकल के आता है। तो कणों से मिलकर बना होता है, और कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि देखिए कि छोटा छोटा कण जो होता है लोग, उसके अंतर्गत रिक्त स्थान होता है। एक चीज समझिए कि मान लीजिए कि देखिए ये आपका जो मार्कर है, तो ये छोटा छोटा कण से बना है, और वो कण के बीच में भी रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होने के कारण ये जो कण है आपस में एक दूसरे से ये इधर का उधर जाता है, इधर का उधर, यानी कि चलता रहता है लोग। लेकिन एक चीज और समझना है कि चलता है लोग, तो सबसे कम किस में चलता है लोग, तो ठोस में चलता है लोग। ठोस में बहुत इन लोगों का जो चलन है, तो वो कम रहता है, धीमा रहता है। अगर किसी रड को देखिएगा, यानी कि लोहा के रड को, तो अगर एक तरफ से आप आगी में डाल दीजिएगा, तो धीरे धीरे पूरा रड गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि इधर का जो कण है,
मान लीजिए कि इधर से हम लोग गर्म कर रहे हैं लोग, तो इधर भी गर्म हो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि इधर का कण इधर चला जाता है और उसे जाके गर्म कर देता है। वैसे ही अगर बाल्टी में एक तरफ तौली कोई सूती वस्त्र या कोई भी वस्त्र डाल दीजिए, एक तरफ खुला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा वो वस्त्र ही गीला हो गया। इसका कारण भी क्या रहता है कि वो धीरे धीरे कण वो पूरा ट्रेवल करता है और उसको भिगो देता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेवल किस में, तो सबसे कम ठोस में, उसके बाद आपका तरल आ जाएगा और तरल के बाद गैस आ जाएगा। तो ये आपका क्रमशः याद रखना है कि सबसे धीमा आपका ठोस में, उसके बाद तरल में और गैस में सबसे स्पीड में ट्रेवल करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा कि कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है और हमेशा वो ट्रेवल करते रहता है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यही चीज़ है ट्रेवल, यानी कि गतिशील हमेशा एक जगह से दूसरा का जगह जाते रहता है लोग। देखिए कि द्रव का कण एक दूसरे को आकर्षित करता है लोग, आकर्षित करने के कारण ही एक स्थान से दूसरा का स्थान पहुंचता है लोग। तो ये आपको याद रखना है। इतना चीज आपको द्रव का कंसेप्ट के रूप में याद रखना है, याद नहीं रखना है, थोड़ा सा आप सोचिएगा समझिएगा तो आसानी से ये सब याद रहेगा। तो ये तो हो गया हम लोग का द्रव पदार्थ का, ये आपका सिद्धांत क्या है, पदार्थ क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया का निर्माण ऊर्जा और पदार्थ से मिलकर बना है, यानी कि दुनिया में जितना चीज़ आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सभी चीज़ पदार्थ है। अब हम लोग को परमाणुवाद देखिए, ये लोग कनाड के द्वारा परमाणुवाद दिया गया था। अब यहाँ से देखिएगा कि द्रव के अवस्था और आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और इसी 3 भागों को इसमें अच्छी तरीक़ा से हम लोग को समझना है। इसमें देखिएगा कि 3 भाग कौन कौन है, तो एक ठोस हो जाएगा, आपका द्रव हो जाएगा और एक गैस हो जाएगा। ठोस क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो देखिएगा कि निश्चित आकार, ऐसा पदार्थ जिसका निश्चित आकार हो और स्पष्ट सीमाएं हो, उसका सीमा भी हो और साथ में स्थिर आयतन हो, यानी कि उसका आयतन भी स्थिर हो। जैसे कि ये बोर्ड देखिए, इसका एक निश्चित आकार है बोर्ड का, उसके बाद देखिए कि स्पष्ट सीमा भी है, इसका सीमा इसका आगे पीछे नहीं हो रहा है, एक स्पष्ट है। और उसके बाद देखिए कि स्थिर आयतन भी है, इसका आयतन भी स्थिर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ठोस में आ जाएगा। उसके साथ साथ इसको अगर हम लोग ऐसे पीट रहे हैं तो टन टन का आवाज़ भी आता है, तो ये सब भी इसका ये हो सकता है। अगर उदाहरण का बात किया जाए तो इसमें पत्थर, लोहा, लकड़ी, टीना, जितना चीज़ आप ठोस वस्तु देख रहे हैं, ये मार्कर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, ये सब ठोस में आएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि ठोस का मतलब क्या होगा, तो जिसका आकार हो, निश्चित आकार हो, निश्चित सीमा हो और निश्चित आयतन हो। वहीं पे अगर लिक्विड का बात किया जाए, यानी कि द्रव अवस्था का बात किया जाए, तो इसमें देखिए कि आयतन निश्चित होता है, यानी कि उसका आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है कि जैसे कि पानी है, पानी लिक्विड होता है तो उसका आयतन तो है, पानी का पीते हैं तो आयतन है, और चाहे उसको आसानी से उसमें हम लोग तैरते भी हैं लोग पानी में, तो आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार उसका अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आप उसको बाल्टी में डालिएगा तो बाल्टी का आकार ले लेगा, किसी पात्र में, जिस पात्र में डालिएगा उस पात्र का आकार ले लेगा, तो उसका आकार अनिश्चित होता है, उसके आंतरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करता है। और देखिए कि द्रव जिस अवस्था में रखा जाता है वह उसी अवस्था का आकार ले लेता है, यानी कि अगर बाल्टी में रखिएगा बाल्टी का आकार ले लेगा, किसी सुराही में रखिएगा सुराही का आकार ले लेगा। तो ये आपको याद रखना है। सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है, तो इसका जो घनत्व होता है ठोसों से कम होता है। तो ये आप याद रखें, सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होगा, ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। तो ये सब इसमें लिखे नहीं है, लेकिन यही सब आपको याद समझना है और लिख के रखना है। तो ये आप याद रखिएगा। और अपवाद का बात किया जाए कि ऐसा कोई द्रव पदार्थ जो, एक मिनट पहले समझ लीजिए, अपवाद में अगर देखा जाए तो वर्ष का यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ होगा, बर्फ का जो घनत्व होता है द्रव से कम होता है। तो ऐसे जितना ठोस चीज़ है सभी का लगभग द्रव से उसका घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर बना है, तो इसके अंतर्गत कितना ज़्यादा परमाणु या अणु इसमें है, तो जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उसका घनत्व कम होगा। तो यहाँ पे अपवाद स्वरूप देखिएगा कि जो बर्फ होता है ये तो ठोस है और पानी जो होता है वो तो लिक्विड है, फिर भी बर्फ में जो घनत्व है
पानी के तुलना में कम है, क्योंकि उसमें वैक्यूम ज़्यादा आ जाता है, यानी कि उसके अंतर्गत देखिएगा कि बहुत ज़्यादा उसके अंतर्गत वायु भर जाता है और वैक्यूम ज़्यादा कर देता है, खालीपन, इसके कारण ये इसके तुलना में घनत्व कम होता है। तो ये याद रखिएगा। और द्रव का अवस्था तो आप जानते ही हैं, जल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, आप कोई रस हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि तीसरा में हम लोग गैसीय अवस्था पढ़ेंगे लोग। तो गैसीय अवस्था में क्या होगा, न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। तो गैस का कोई भी धुआं हो गया, चाहे कोई भी चीज़ देखिए, तो उसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। गैसीय अवस्था में कण अधिक दूर रहते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं। ये भी चीज़ समझिएगा कि जैसे कि देखिए कि अगर हम बात करें कि ये आपका ठोस कोई वस्तु है, ये आपका कोई तरल हो जाएगा और ये आपका मान लीजिए कि आपका गैस हो जाएगा, तो इसमें कम क्रियाशील होगा, इसके तुलना में इसमें ज़्यादा क्रियाशील होगा। और इसमें जो गैस होगा, गैस में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है कण जो रहता है, और इसीलिए वो देखिएगा भागते रहता है इधर उधर। तो ये आप याद रखिएगा। और साथ में देखिएगा कि गैसीय अवस्था में कण अधिक दूर और अधिक क्रियाशील होते हैं। अब देखिए गैसीय नियम दिया गया है कुछ वैज्ञानिक के द्वारा, जहाँ पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, तो इससे पढ़ना जरूरी है। तो देखिएगा सबसे पहले बॉयल का नियम, बॉयल एक वैज्ञानिक है और इनके द्वारा नियम दिया गया था ताप आयतन संबंध का नियम। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बॉयल का नियम जो गैस के लिए दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, तो ताप और आयतन पे गैस का क्या ये उसका आकार होता है या क्या वो प्रभाव करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए कि स्थिर ताप पे गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो दो चीज़ आपको पहले हम समझा देते हैं। एक चीज़ आप देखिएगा कि समान अनुपाती और एक व्युत्क्रम अनुपाती, दो शब्द हमेशा आएगा। तो व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती, तो इसका मतलब क्या होता है कि समझिए कि दो चीज़ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब मान लिया जाए कि ये ए है और ये बी है, कोई भी वस्तु मान लीजिए कि दो चीज़ है। अब देखिए ए का अगर आकार बढ़ रहा है या संख्या बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में बी का आकार और संख्या घटेगा। ये क्या समझे कि मान लीजिए कि इसमें 15 आम है और इसमें भी 15 आम है, तो इसमें अगर आम की संख्या बढ़ रहा है, 20 हो रहा है, तो इसमें घट के संख्या 10 हो जाएगा। तो इसमें बढ़ेगा ए में तो बी में घटेगा। और समान अनुपाती का मतलब क्या होता है कि इसमें बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ेगा, इसमें घट रहा है तो इसमें भी घटेगा, तो उससे समान अनुपाती बोला जाता है, यानी समान अनुपात में। ये मैथ का चीज़ है लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आएगा, तो इसीलिए इसे समझना जरूरी है। इसमें बहुत ईजी है। व्युत्क्रम अनुपाती यानी कि एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरा का तरफ घटेगा, समान अनुपाती यानी कि एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरा का तरफ भी बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ये जो होता है स्थिर ताप पे गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी कि अगर ताप बढ़ेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा, और ताप जैसे घटेगा उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही चीज़ आपको समझना है। और P का मतलब आपका प्रेशर हो जाएगा 1/V, यानी कि ये आपका आयतन का दिखा रहा है वेलोसिटी, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो है ये व्युत्क्रम अनुपाती का, समान अनुपाती का ये आपका सिंबल है, तो ये आप याद रखिएगा। P व्युत्क्रम अनुपाती और 1/V यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी, तो ये आप सूत्र पूछ सकता है। तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि दाब, जैसे कि मान लीजिए कोई गुब्बारा है, तो गुब्बारा को ऐसे हम लोग दबाते हैं लोग, तो उसमें का जो दाब रहता है वो इसका क्या हो जाता है कि आयतन उसका घटता है लेकिन दाब बढ़ता है। तो जितना दबाएंगे लोग तो आयतन उसका घटेगा, वो छोटा होगा गुब्बारा, लेकिन उसका दाब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यही चीज़ है, जब आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा, जब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। यही चीज़ याद रखना है यहाँ पे बॉयल का नियम में, बस इतना याद रखिएगा कंसेप्ट, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाइएगा। इसके बाद देखिए कि चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम जो बताता है गैस में, तो देखिए कि ये ताप आयतन का संबंध दर्शाता है। और इसमें ये क्या दर्शाता है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समान अनुपाती होता है, यानी कि जितना वो गैस का ताप बढ़ेगा मात्रा भी उसका बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, तापमान बढ़ने पर गैस फैलता है,
जैसे कि तापमान बढ़ेगा तो वहाँ गैस फैलेगा। अब एक चीज़ समझिएगा कि आसानी से आप रिलेट कर पाइएगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जैसे तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे गैस जो होता है वहाँ से हट जाता है, फैलना स्टार्ट कर देता है। यह आप देखिएगा कि पानी उबाल रहे हैं, तो पानी जब उबलता है तो उसमें से क्या गैस निकलने लगता है, यानी कि वो फैलने लगता है। जैसे उसे हम लोग ताप देते हैं लोग, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, फैलना स्टार्ट कर देगा। उसमें का जो भाप रहता है, भाप गैस बन के, जो पानी रहता है गैस बन के, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये क्या होता है कि फैलना स्टार्ट हो जाता है, और तापमान जैसे घटेगा तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कि तापमान घट रहा है तो उसका आकार भी क्या हो रहा है, घट रहा है, और तापमान बढ़ रहा है तो उसका आकार भी क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये आपका समान अनुपाती है। और इसमें क्या हो रहा था, इसका उल्टा, कि दाब बढ़ेगा तो आयतन घटना स्टार्ट हो जाएगा, और आयतन बढ़ेगा तो दाब घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका व्युत्क्रमण अनुपाती, और ये समान अनुपाती है, यानी कि ताप बढ़ने से आयतन भी बढ़ेगा और आयतन बढ़ने से ताप भी बढ़ेगा, और जब ताप घटेगा तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सूत्र देखिएगा कि आपका V समान अनुपाती T, यानी टेम्परेचर यहाँ पे दर्शाया गया है। तो V1 और T1 होगा तो वहाँ पे V2 और V2 भी होगा, तो T2 भी होगा। ये आपका V वेलोसिटी और T ये आपका टेम्परेचर दर्शा रहा है। तो ये सूत्र याद रखिएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा इससे। हालांकि न्यूमेरिकल बीपीएससी में नहीं पूछता है, लेकिन सूत्र पूछ सकता है। इसके बाद देखिएगा कि गे-लुसांग का नियम, गे-लुसांग के नियम गैस के लिए क्या दिए हैं, तो दाब और ताप की संख्या ये बताए हैं कि ये क्या होगा, ताप और दाब का संबंध, सॉरी संख्या नहीं संबंध, ये बताते हैं कि समान अनुपाती होगा, यानी कि दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, यानी तापमान जब बढ़ेगा तो उसका दबाव भी क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान जैसे घटेगा उसका दबाव भी घट जाएगा। तो तापमान बढ़ने पे दाब बढ़ता है और तापमान घटने पे दाब घटता है। तो बहुत इजी चीज़ है, ये आसानी से आपका याद रहेगा। P/T नियतांक यहाँ पे के भी दे देता है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका सिंबल के हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि गे-लुसांग का नियम क्या बताता है कि दाब बढ़ता है तो तापमान भी उसका बढ़ता है, और दाब घटता है तो तापमान भी घटता है। तो ये समान अनुपाती है। इसके बाद देखिए कि एवोगाड्रो का नियम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इन दोनों तीनों से ज़्यादा ये एवोगाड्रो का संबंध पूछता है। तो एवोगाड्रो नियम क्या बताता है, तो आयतन और उसका मात्रा, यानी कि जो मूल, जैसे कि कोई भी वस्तु है तो उसका, सॉरी वस्तु नहीं, कोई भी गैस है तो उसमें मात्रा जो है उसका संबंध बताता है। ताप दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैस में समान संख्या में अणु रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो हम लोग गैस लेते हैं और दो गुब्बारा लेते हैं, ए, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा कि इन दोनों का आयतन सामान्य है, तो इसमें गैस का जो मात्रा होगा दोनों सामान्य मात्रा में ही होगा। तो यही चीज बताता है कि ताप दाब की समान परिस्थितियों में, यानी कि तापमान और दाब जो है इन दोनों पे समान परिस्थिति काम कर रहा है, एक समान। तो उस स्थिति में गैसों में समान संख्या में अणु होता है। अणु का मतलब आपको पहले ही समझा दिए हैं कि अणु का मतलब होगा कि कोई भी वस्तु बना है तो उसका सूक्ष्मतम रूप जिससे वो निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि ताप दाब की समान परिस्थिति जब रहेगा और दो कंटेनर ले रहे हैं या कोई भी जो है जिसमें गैस रखा जा रहा है, तो उसमें गैसों की जो संख्या होगी, जो मात्रा होगा, वो समान होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका Vn, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी, और n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैस हो जाएगा। तो गैस का नंबर दर्शाया जा रहा है, यानी कि देखिए ये V मतलब वेलोसिटी और n मतलब नंबर। तो ये जितना ये समान अनुपाती का चिन्ह है, तो ये समान अनुपाती को दर्शाया जा रहा है। यही यहाँ से पूछ सकता है आपका, या ये दे देगा। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना होगा कि इसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए कि एक मोल में अणुओं की संख्या जो रहता है उसी को अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। तो अवोगाद्रो की संख्या मतलब क्या होगा कि एक मोल में, मोल गैस के घनत्व तो मापता है, तो एक मोल में जितना उसका अणु होगा उसी को एक आपका बोला जाएगा अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या कितना होता है, तो एक मोल में आपका इतना संख्या रहता है गैस का, 6.023 इंटू 10⁻³ आपका 23 हो जाएगा। यानी कि देखिए 6.023 गुना 10⁻³ आपका 23 इसका पावर है। तो इतना आपको याद रखना है। ये एवोगाद्रो संख्या कितना हो जाएगा, तो इतना
हो जाएगा। तो ये आपको ये पूछता है बार बार, तो ये संख्या जरूर याद रखिएगा। प्रत्येक गैस का एक मोल मानक ताप एवं दाब, जिसे एसटीपी यानी इसका शॉर्ट नाम दर्शाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि 273.15 स्थिरांक का ये है स्थिरांक तथा एक बार होता है, यानी कि इतना बराबर कितना एक बार बोलेंगे लोग, बार में मापा जाता है गैस, तो ये इसीलिए इतना बराबर आपका इतना हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज समझिए कि आदर्श गैस किसे बोला जाता है, तो ये आपका आदर्श गैस का मोलर आयतन कितना होता है, तो 22.7 मोल होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श गैस क्या है, तो देखिएगा कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवगाड्रो संख्या नियम, ये चारों नियम अगर कोई भी गैस लागू हो रहा है उस गैस पे या वो लागू करा रहा है अपने पे, तो उसी को बोला जाता है आदर्श गैस। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्श गैस क्या है, तो चार्ल्स का नियम और आपका बॉयल का नियम का वो पालन कर रहा है, तो यानी कि वो आदर्श गैस है। आदर्श गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.7 सॉरी आदर्श गैस का मोलर आयतन कितना होता है, मोल नहीं मोलर आयतन, तो ये देखिए कि 22.7 मोल होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा डाटा ये सब याद रखना होगा। जब भी आप नोट्स बनाइए तो ये डाटा वाला थोड़ा सा अलग पेन से लिख दीजिए, जो उसका कलर अलग हो। आप ब्लैक से या नीला से बनाते होंगे तो इसको रेड से लिख दीजिए, ताकि जब भी आप पेज खोलिए तो डाटा बार बार पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम के एक सप्ताह पहले ये सब डाटा याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही है 10-12 डाटा से, और एग्जाम निकालना है तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए इसमें और भी है, तो इसको मिटा के और उसके बारे में पढ़ा जाए। हम लोग देखेंगे लोग द्रवों का वर्गीकरण। तो इसके पहले हम लोग देखें लोग द्रव और उसके गुण के बारे में, जितना चीज़ डिफरेंट है या जहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ देखा जाएगा द्रवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखिए कि द्रव को 2 भागों में बांटा जाता है, द्रव नहीं द्रव्य। तो ये अब थोड़ा सा बार बार द्रव निकल जा रहा है, तो ये समझिए कि पदार्थ हम बोल रहे हैं, पदार्थ या द्रव एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए कि द्रव जो होता है मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में उसका विभाजन किया गया। फिर मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, उसके बाद विषमांगी मिश्रण। तो एक एक चीज के बारे में देखा जाएगा कि मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, सभी चीज के बारे में। उसके बाद देखिए कि शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण मतलब आप समझिए रहे हैं कि जो शुद्ध ना हो, उसमें मिश्रित हो बहुत चीज, तो उसी को बोला जाता है। और शुद्ध पदार्थ के यानी कि एक ही द्रव्य से बना हो, यानी कि उसका जो अणु है वो एक ही अणु से बना होता है, और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 10 केजी है चावल, तो 10 केजी चावल में से 2 केजी चावल निकाल लीजिएगा, तो 8 केजी जो चावल रहेगा और 2 केजी, तो दोनों समान अवयव से ही बना है, सामान्य तत्व से ही बना है, सामान्य आपका अणु से ही बना है, तो वो डिफरेंट नहीं होगा। तो इसे शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका तत्व हो जाएगा और दूसरा का हो जाएगा यौगिक। और तत्व को भी देखिएगा कि आपका 3 भागों में बांटा गया है, एक आपका धातु, उसके बाद देखिएगा कि अधातु, अधातु के बाद उपधातु। तो इन सभी के बारे में देखा जाएगा कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि यौगिक, यौगिक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका कार्बनिक यौगिक यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होगा, और एक आपका अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगा। तो इसमें भी देखा जाएगा। अब यहाँ से करके एक एक देखा जाए। सबसे पहले तत्वों के बारे में देखा जाए, तो तत्व वह देखिएगा कि तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक और भौतिक, सबसे पहले भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया में डिफरेंस समझिए। भौतिक क्रिया हम लोग देखे थे लोग, जिसमें आपका ठोस, तरल और द्रव आया था। तो भौतिक क्रिया जिसे छू सकते हैं, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, उसे भौतिक बोला जाता है, जिसका आंतरिक गुण नहीं बाहरी गुण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और आंतरिक गुण का जहाँ प्रयोग किया जाता है, जिसका एक चीज़ से दूसरे का वस्तु बनाया जाता है, उसे रासायनिक प्रक्रिया बोला जाता है। रासायनिक प्रक्रिया जब एक बार बन जाता है तो फिर से उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, जबकि भौतिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। भौतिक प्रक्रिया में परिवर्तन होने के बाद फिर से उसी रूप में आ सकता है। जिसे समझिए कि पानी जो है, पानी को बर्फ में हम लोग बदल देते हैं लोग, और फिर बर्फ से उसे पिघला के पानी बनाया जा सकता है। तो ये भौतिक प्रक्रिया हो गया। लेकिन जैसे लकड़ी को जलाया जाता है, तो लकड़ी जल के धुआं बन गया, तो वो राख बन गया, वो फिर से चाहेंगे तो लकड़ी नहीं बन सकता है। तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। एक बार बदलने के बाद मूल रूप में नहीं आता है रासायनिक प्रक्रिया में।
तो यहाँ पे देखिए कि तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि तत्व क्या है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पारा हो गया। तो इसको हम लोग चाहेंगे लोग तो फिर से इसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे था वैसे नहीं किया जा सकता है। एक बार उपयोग हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये तत्व हो गया। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, उप धातु और धातु और उपधातु और धातु और अधातु होगा, उपधातु नहीं होगा। यहाँ पे धातु है और अधातु और उपधातु। तो ये याद रखिएगा, 3 भागों में बांटा गया है, अधातु और धातु। तो धातु क्या होता है, तो धातु का गुण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है बीपीएससी में। यह देखिएगा कि ये चमकीला होता है धातु। तो जिससे कि आप लोहा ले लीजिए या स्टील ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, सोना चांदी कुछ भी ले लीजिए, उसको जब घिसिएगा तो वो क्या करेगा, चमक उसमें आ जाता है। तो ये चमकीला होता है। तो घिसने के बाद ये कैसा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, या ऐसे भी चमकता है। उसके बाद देखिए कि यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर विद्युत का सुचालक देखिएगा तो चांदी होता है। तो देखिए कॉपर हो गया, चाहे जितना चीज़ हो गया, जितना तत्व है जो ताप और विद्युत का सुचालक है वो आपका धातु में आ जाएगा। यह तन्य होता है। तन्य यानी कि इसको लमराया जा सकता है, पीट पीट के इसका तार बनाया जा सकता है। तो तानी के आपका तांबा का, कॉपर का, ये सब का बहुत सारा तार होता है। स्टील का तार भी होता है, तो एल्युमिनियम का। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका धातु में आ जाएगा। साथ में देखिए कि ये आघात वर्धन होता है। तो यहाँ पे आप लिखते चलिए जो जो हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए कि विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक वाला तत्व या धातु कौन सा है, तो चांदी है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आघात वर्धन, इससे पीटने के बाद ये चादरा के रूप में फैलता है। तो देखिए कि लोहा को पीट पीट के चादर बनाया जाता है, उससे बाल्टी बनाया जाता है, चाहे एल्युमिनियम का, ये सब का। तो ये सब धातु है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धन कौन सा है, तो ये सोना हो जाएगा। सोना, 1 ग्राम सोना में 1 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा आघात वर्धन होता है इसके कारण। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धन ये सोना जो धातु है ये होता है। तो इसमें धातु में आघात वर्धन भी गुण पाया जाता है। उसके बाद प्रतिध्वनिपूर्ण यानी सोनोरियस इसमें साउंड पाया जाता है, यानी कि पीटने के बाद उसमें टन टन का आवाज़ आता है। और देखिए लोहा या कोई को भी अगर पीटिएगा तो उसमें टन टन का या घंटी का आवाज़ आता है। तो ये आप इतना याद रखिएगा। धातु में क्या होता है, चमकीला होता है। उसे रगड़ने के बाद जितना रगड़िएगा उतना ज़्यादा चमकेगा। यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। सबसे ज़्यादा सुचालक वाला आपका धातु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ये तन्य होता है। तन्य यानी कि ये फैलता है पीटने के बाद चादर के तरह। ये आघात वर्धन होता है। इसको पीटने के बाद तार के रूप में बनाया जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, यानी इसमें पीटिएगा तो घंटी का आवाज़ आता है, टन टन का। तो इतना चीज़ आपका धातु में पाया जाता है। उदाहरण में देखिए सोना, चांदी, लोहा, पारा इत्यादि ये सब आपका धातु के रूप में आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि अधातु क्या है। तो अधातु में देखिएगा कि विभिन्न रंगों की होता है। ये चमकदार नहीं होता है और भिन्न भिन्न रंगों का होता है। इसमें आप देखिए सोडियम वोडियम ये सब जितना है, ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपका अलग अलग ग्रीन, कोई वाइट, कोई आपका पीलापन का दिखाई देता है। तो इसमें देखिए कि विभिन्न रंगों का होता है। ताप व विद्युत का ये कुचालक होता है। तो देखिए कि धातु जब ताप और विद्युत का सुचालक है तो ये कुचालक है, यानी इसमें से ताप और विद्युत नहीं गुजरता है लोग। इसीलिए इसमें देखिए कि ब्रोमीन का जो प्रयोग किया जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बनाने में, या उसमें का जो सामान होता है उसको बनाने में किया जाता है। यह चमकीला और प्रतिध्वनिक और आघातवर्धक नहीं होता है। ये चमकीला नहीं होता है। तो आप सोडियम या ये सब लीजिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कार्बन लीजिएगा तो कार्बन, ब्रोमीन, ये सब चमकीला नहीं होता है। भूरापन कोई होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई पीला होता है, लेकिन उसमें चमकता नहीं है। और देखिएगा कि इसमें प्रतिध्वनि नहीं होता है। जब उस पर हथौड़ी से पीटा जाएगा तो वो भुरभुरा हो जाएगा, टूट जाएगा, पिसा जाएगा, उसमें से आवाज़ नहीं आएगा टन टन का। और आघात वर्धन नहीं होता है। जब वो टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, मिट्टी के जैसा बन जाएगा, पिसा जाएगा, तो उसमें आघात वर्धन वो फैलेगा नहीं, वो तार के रूप में नहीं हो सकता है। तो ये सब नहीं हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा तो उसका उल्टा यहाँ पे याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि बहुत सारा आ जाएगा, सोडियम ये भी आ जाएगा इसमें।
तो ये सब चीज़ आ जाएगा। तो ये तो आपका अधातु हो गया, ये धातु हो गया। तो धातु को बढ़िया से याद कर लीजिए और अधातु ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इन दोनों का जिसमें गुण पाया जाएगा उसे बोला जाता है उपधातु, यानी कि इन दोनों के बीच का वो पदार्थ होता है। तो यहाँ पे दिखेगा कि मेटालिट ये उपधातु आपका जो है धातु और उपधातु के बीच का गुण है, यानी कि इसमें धातु का भी गुण कुछ पाया जाता है और उपधातु का भी गुण कुछ इसमें पाया जाता है। इसके उदाहरण जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि उपधातु बताइए कि कौन सा है। तो अगर ये याद नहीं किए रहिएगा तब वहाँ पे फंस जाइएगा। वहाँ पे आप इसमें मार दीजिएगा या इसमें मार दीजिएगा। तो ये आपका ज़्यादा नहीं है, 4 5 6 है जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको लिख दिए हैं। आपका बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन का उपयोग आपका सीमेंट फैक्ट्री में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला में भी किया जाता है। सिलिका हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आता है जर्मेनियम, और घड़ी बनाने में और बहुत चीज़ बनाने में काम आता है। आर्सेनिक खाद बनाने में काम आता है। आर्सेनिक खाद बनाने में नहीं, आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है जहाज निर्माण में और कुछ में। तो जब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे एक एक करके तो वहाँ पे देखेंगे लोग। एंटीमनी हो जाएगा, आपका टेलुरियम हो जाएगा और पोलोनियम हो जाएगा। तो इतना चीज़ याद रखना है, बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और ये सब शामिल है। तो ये आपका उपधातु के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक बार और भी देख लीजिए, धातु का मतलब होता है जो चमकीला होता है, रगड़ने के बाद वो और चमकता है। ताप और विद्युत का सुचालक होता है। तन्य होता है, यानी कि उसको पीट के चादरा के जैसे बनाया जा सकता है। आघात वर्धन होता है, तन्य मंत्र तार और बनाया जा सकता है। और आघात वर्धन होता है जिससे प्लेट के रूप में भी बनाया जा सकता है। पीटने के बाद उसमें प्रतिध्वनि निकलता है और घंटी की आवाज आता है, ये धातु हो गया। इसका ठीक उल्टा करेंगे तो आपका अधातु आ जाएगा और दोनों का गुण जिसमें पाया जाएगा उसे उपधातु के रूप में जानते हैं लोग। नोट में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, पारा और ब्रोमीन कमरे के सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। पारा देखिए कि ये धातु है और ब्रोमीन ये ब्रोन नहीं है, ब्रोमीन है, तो ये आपका अधातु के अंतर्गत आ जाएगा। और ये दोनों के दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है लोग सामान्य तापमान पे, यानी कमरे का जो तापमान होता है सामान्य तापमान होता है, तो सामान्य तापमान में ये द्रव की अवस्था में पाया जाता है लोग। तो पारा और ब्रोमीन दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन VBI है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, अंदरूनी जाके पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। 15-16 टॉपिक ही हैं, लेकिन एक टॉपिक आपका 1-1.5 घंटा 2 घंटा का भी हो सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी BPSC में नहीं छूटेगा। और एग्जाम का हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी आता है और सब एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें से तो क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल नहीं है। आप बहुत अच्छा तरीके से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और समझ के पढ़िए। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग यौगिक, जो शुद्ध पदार्थों का ही दूसरा का भाग है। तो सबसे पहले तो ये आप डायग्राम याद कर लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो यौगिक देखेंगे लोग। तो यौगिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ या जो 2 या 2 से अधिक तत्व के, ऐसा पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पे संयोजन से बना होता है, यौगिक कहलाता है। नियत अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि देखने के लिए अगर हम लोग पानी को ले रहे हैं तो पानी का निर्माण कैसे होता है। तो पानी का निर्माण देखिए कि हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड होता है, यानी 2 अणु होता है, और ऑक्सीजन का आपका 1 होता है। तो इन दोनों को मिला के आपका पानी का निर्माण होता है। तो ये कभी भी निर्माण होगा तो आपका 2 हाइड्रोजन का अणु चाहिए और 1 आपका ऑक्सीजन का अणु चाहिए, तभी निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का 2 अणु और 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो एक समान अनुपात में चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा। और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो देखिए कि ये बहुत ईजी है, इसी में छुपा हुआ है आंसर। ऐसा यौगिक जिसका मुख्य घटक कार्बन होता है, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा होता है और कार्बन के द्वारा ही उसका निर्माण होता है, तो उसे कार्बनिक यौगिक कहलाता है या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिससे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब जितना आ जाएगा सब आपका कार्बनिक यौगिक में आ जाएगा। अकार्बनिक यौगिक ठीक इसका उल्टा है, जिसका मुख्य घटक कार्बन नहीं होता है, यानी कि उसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है और उसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं होता है।
वह अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो ये तो बहुत ईजी है। इसमें देखिएगा कि आपका धुआं सोडा आ जाएगा, नमक आ जाएगा, नमक का सूत्र NaCl जानते ही हैं, और धुआं सोडा का Na2CO3 ये आपको पता ही है। इसके बारे में डिटेल में देखा जाएगा, पूरा चार्ट देखा जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसका सूत्र क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, तो सभी एक पढ़ाएंगे अंतिम में। तो ये तो हम लोग देख लिए लोग। इसके बाद देखिएगा कि मिश्रण, तो यौगिक हम लोग देख लिए लोग, मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण देखिए कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में, यानी कि किसी अनुपात में उसको मिला दिया जाए। जैसे कि चीनी डाल दीजिए उसमें 250 ग्राम, नमक डाल दीजिए 100 ग्राम, बालू, कुछ भी उसका कोई अनुपात ना हो, तो ऐसे अनुपात को मिश्रण बोला जाता है। और संगठनों का रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता है। तो संगठन जो इसका बना होता है, इसका रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका मिश्र धातु आ जाएगा, नमक चीनी का घोल आ जाएगा, और पानी चीनी का घोल आ जाएगा। तो ये आपका मिश्रण हो गया। अब मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में देखिएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें घटक पदार्थों पूरे मिश्रण में एक समान रूप में फैले होते हैं और उसकी संरचना हर जगह एक जैसी होती है। आप एक चीज समझिए कि जैसे कि शरबत बनाते हैं लोग, नींबू डालिएगा, उसमें चीनी डालिएगा और पानी में मिलान कीजिएगा, तो मिलाइएगा। तो मान लीजिए कि एक बाल्टी आप बनाते हैं, अब एक बाल्टी में से आप कहीं से भी आप एक गिलास उसमें निकालिएगा तो एक ही जैसा लगेगा। उसको घोल दीजिएगा, पूरा मिक्स कर दीजिएगा, तो उसका कोई भी पार्ट निकालिएगा, कहीं से भी आप बांटिए चाहे पीजिए, तो आपको एक जैसा स्वाद ही लगेगा। इसका कारण क्या है कि एक समान रूप में वो फैल गया है, चीनी जो है और उसमें नींबू है, तो एक जैसा फैल गया है सभी जगह पे, और हर जगह पे समान रूप में यानी कि समान मात्रा में वो फैला हुआ है। जैसे कि पानी में घुली हुई नमक चीनी का घोल हो गया, शरबत बनाते हैं लोग, तो ये आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण, यानी कि एक जैसा उसमें मिलावट किया गया, एक जैसा सभी जगह उसका अणु मिलेगा। विषमांगी मिश्रण में देखिएगा कि एक जैसा इसमें नहीं मिलेगा। ऐसा मिश्रण उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरीका से नहीं मिले होते हैं। आप पानी में बालू मिला दीजिए, तो पानी में बालू मिला दीजिएगा तो एक जैसा मिलेगा, उसको रख दीजिएगा, धीरे धीरे बालू नीचे चला जाएगा। बालू में आप चीनी मिला दीजिए, बालू में नमक मिला दीजिए, तो ये सब एक जैसा मिश्रण नहीं हो सकता है। जल में तेल मिला दीजिएगा तो तेल ऊपर ही फैल जाएगा। जल में बालू मिला दीजिए या बालू में चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, तो सब क्या होगा कि एक जैसा मिश्रण नहीं होगा। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण इसे बोला जाता है। अब देखिए यौगिक और मिश्रण दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लिया जाए ताकि आपका डिफरेंट दोनों में समझ में आ जाए। तो देखिए कि जो मिश्रण होता है यह नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। मिश्रण जब मिलाया जाएगा उसमें तो नया यौगिक नहीं बनता है, उसी यौगिक से बनता है। जबकि यौगिक मिलाया जाएगा तो नए यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आप देखिए टीन का निर्माण करना होगा तो इसमें क्या क्या मिलाया जाएगा, तो ये देखिएगा, तो इसमें टीन बनाने में अलग अलग मात्रा एक अनुपात में, या आप कांसा देखिए सबसे अच्छा, कांसा जो बनाया जाता है तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें देखिए कि 10% आपका टीन होता है और 89% आपका कांसा होता है। 1% कार्बन मिलाया जाता है ताकि ये ज़्यादा ठोस हो पाए। तो ये एक सामान्य मिश्रण होता है। तो इसमें देखिए कि आपका तांबा और टीन दोनों तो अलग है, लेकिन कांसा बनाया गया तो ये तीसरा का रसायन निकल के आया कांसा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नया तत्व निकल के आया, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। तो यौगिक का मतलब क्या होता है कि नए तत्व का निर्माण होता है। यहाँ पे यौगिक लिख दिया, नए यौगिक, नए तत्व का निर्माण होता है। और देखिए कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी कि मिश्रण का जो संगठन है उसे परिवर्तन किया जा सकता है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें हम टीन डाल दें 12% तो ये कांसा नहीं बन पाएगा, एक समान अनुपात में ही डालना होगा। लेकिन शरबत में देखिएगा कि शरबत में थोड़ा सा चीनी बाद में भी डाल के आप उसे मीठा बना सकते हैं, या थोड़ा सा आप उसमें नमक डाल के नमकीन बना सकते हैं, तो ये परिवर्तनीय है। और यहाँ पे देखिएगा कि भौतिक गुणों द्वारा अलग किया जा सकता है। पानी में अगर नमक मिलाया जाए तो उसे भौतिक गुण के द्वारा
अगर पानी को आप उसको उबालना स्टार्ट कीजिएगा तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और उसमें का जो नमक रहेगा नीचे बैठ जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इसे अलग किया जा सकता है, लेकिन इसको अलग नहीं किया जा सकता है। एक बार कांसा बना देने के बाद आप सोचिएगा कि फिर से 10% टीन हम निकाल लें और 89% तांबा निकाल लें तो नहीं निकलेगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ये है, जो मिश्रण है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के मतलब हम आपको शुरू में ही समझाए थे कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिससे एक नया अवयव मिलता है, उसे फिर से रिटर्न नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि उसका रूप बदलता है, फिर से वास्तविक रूप में आ सकता है। जैसे कि पानी है, पानी को हम लोग भाप में परिवर्तन कर सकते हैं या उसे बर्फ का क्यूब बना सकते हैं और फिर बर्फ से पानी बना सकते हैं। लेकिन अगर सब्जी है तो सब्जी एक बार बना दीजिएगा तो उसे कच्चा फिर नहीं कर पाइएगा। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये, यानी कि वो परिवर्तित नहीं होता है, एक बार बदल गया यौगिक तो वो उसी रूप में रहेगा। तो ये आपका हो गया द्रवों का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्रवों का परिवर्तन देखेंगे, तो बने रहिए। आगे देखिएगा मिश्रण को अलग करने की विधि। तो मिश्रण के बारे में तो हम लोग डिटेल में देख लिए हैं लोग। अब उसे अलग कैसे किया जाता है जब दो पदार्थ साथ में मिला होता है तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कि अपकेंद्रण विधि। ये विधि होता है जब द्रव में मौजूदा कण, जो मौजूद कण होता है बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें छाना नहीं जा सकता है। तो उस स्थिति में देखिएगा तो उसे बहुत तेजी से घुमाया जाता है। कोई घुमाने वाला मशीन रहता है, या आप अभी पहले पूरा पढ़ लिया जाए उसके बाद समझाते हैं। इससे हल्के कण क्या होता है कि ऊपर की तरफ उड़ जाता है और भारी कण नीचे चला जाता है। तो ऐसा मशीन होता है कि जो घुमाता है बहुत तेजी से, तो हल्का कण आपका ऊपर की तरफ आ जाता है और जो भारी कण रहता है नीचे चला जाता है। आप प्राचीन काल में देखिए, अभी तो बहुत सारा यंत्र आ गया। दूध से दही से आपका घी निकालने का जो विधि होता था, उसमें एक रही जिसे बोला जाता है लकड़ी, तो उसमें ऐसे रहता था, उसे घुमाया जाता था, जिससे क्या होता था कि आपका घी जो होता था ऊपर आ जाता था। तो उसका प्रयोग किया जाता था। इसमें देखिएगा कि उदाहरण के रूप में रक्त और मूत्र जांच में ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो पदार्थ रहता है अलग हो जाता है। दूध से क्रीम निकालने में भी ये प्रयोग किया जाता है। और वॉशिंग मशीन में देखिएगा कि जो मशीन होता है वो तेजी से घुमाता है कपड़ा को, और उसमें से जो छोटा कण रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए कि इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है अपकेंद्रण विधि। अप मतलब क्या होता है बाहर की तरफ, और केंद्र मतलब केंद्र से बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये फेंकता है। तो ये विधि आप आसानी से याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि वाष्पीकरण, ठोस और तरल को पृथक करने की ये विधि है। तो इसमें देखिए कि जैसे कि पानी में अगर मान लीजिए कि नमक मिला हुआ है, तो जब हम लोग पानी को उबालेंगे लोग, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और जो नमक रहेगा वो रह जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि पृथक हो जाएगा दोनों। तो वाष्पीकरण इस विधि को बोला जाता है। समुद्र से समुद्री जो जल रहता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और उस नमक को निकालने के लिए भी ऐसे प्रयोग किया जाता है। एक ऐसे कंटेनर रहता है, और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि गर्म किया जाए तो इसमें से भाप बन के और दूसरा का कंटेनर में जाके इकट्ठा होता है, तो वो पीने लायक पानी बन जाता है। तो अरब के कंट्री बहुत सारा ऐसा देश है लोग कि जहाँ पे नमकीन पानी बहुत ज़्यादा है और मीठा पानी नहीं है, तो इस विधि का प्रयोग करता है लोग। वाष्पीकरण के बाद देखिए कि अवसादन और निस्तारण विधि। इसमें क्या होता है कि जल में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पे भारी कण नीचे बढ़ जाता है। तो देखिए कि वाष्पीकरण के बाद अवसादन और निस्तारण विधि, इस विधि में देखिए कि द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने के लिए ये किया जाता है। ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पे भारी कण नीचे बैठ जाता है।
कभी आप देखिए कि मिट्टी का तेल पानी में मिल जाए तो जब उसे छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है और पानी जो रहता है नीचे चला जाता है। तो देखिए तेल और जल का पृथक्करण ऐसे किया जाता है। उसके बाद धातु और शोधन के दौरान लोहे का जो रहता है, लोहे का चूर्ण अंदर चला जाता है और ऊपर उसका जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है ऊपर आ जाता है। तो ऐसे किया जाता है और साधन और निस्तारण द्वारा। इसके बाद देखिए कि ऊर्ध्वपातन, इसे इंग्लिश में सब्लिमेशन बोला जाता है। तो इसका इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, सब्लिमेशन। कभी कभी ऊर्ध्वपातन नहीं देके डायरेक्ट सब्लिमेशन पूछ लेता है कि सब्लिमेशन क्या है। इस विधि में क्या होता है कि दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ऊर्ध्वपाती हो जाता है और दूसरा नहीं होता है। जैसे कि दो ठोस मिला हुआ है, उसमें ताप दिया जाता है तो एक जो ठोस होता है वो जल के भाप बन के या धुआं बन के वो ऊपर उठ जाता है और एक ठोस बच जाता है। इस विधि के द्वारा देखिए कि कपूर का निर्माण किया जाता है, नेपथलीन का निर्माण किया जाता है, अमोनियम भी बनाया जाता है और क्लोराइड बनाया जाता है, एंथ्रासीन बनाया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, कपूर, नेपथलीन, अमोनियम, क्लोराइड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और नेथ्रासीन भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये चारों आप जरूर याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है अभी तक इसमें जितना इस में है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए कि आसवन विधि के द्वारा भी, आसवन विधि क्या है, तो दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गर्म करने के बाद एक द्रव तो उड़ जाएगा और एक द्रव बच जाएगा। तो इस प्रकार उसका पृथक्करण हो जाता है। और देखिए कि एक आंशिक पृथक्करण, एक आंशिक आसवन विधि भी होता है। आंशिक आसवन विधि में पेट्रोल, डीजल और ये सब अलग किया जाता है। और इसमें देखिएगा कि एल्कोहल और जल, तो एल्कोहल और जल जो मिला रहता है अगर गर्म किया जाए तो जल भाप बन के उड़ जाएगा और एल्कोहल बच जाएगा। तो इस प्रकार इसका पृथक्करण हो जाता है। और आसवन देखिएगा कि आंशिक आसवन विधि यानी कि बहुत कम उसमें दोनों में डिफरेंट हो, तो उस तरीका से देखिए पेट्रोल और कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल निकाला जाता है तो उस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो देखिए कि जो पदार्थ है उसको अलग करने का ये तरीका है। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है द्रव में अवस्था परिवर्तन, यानी कि एक द्रव दूसरा का द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए कि ठोस से अगर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ये आपका ठोस रहा, ये द्रव रहा और ये गैस रहा। तो देखिए ठोस से अगर द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे गलना बोला जाता है, यानी कि मिल्टिंग बोला जाता है। थोड़ा सा आप समझिए कि जैसे कि सब्जी आप बाजार से लेके आते हैं, कोई साग है या कोई सब्जी है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है तरल पदार्थ में यानी द्रव अवस्था में वो परिवर्तन होने लगता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं लोग कि गल रहा है। तो गल रहा है यानी कि ठोस से आपका द्रव वो बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ठोस से अगर द्रव बन रहा है तो उसे गलन बोला जाता है, यानी कि मिल्टिंग हो रहा है। इसके बाद देखिए कि द्रव से गैस में अगर बदलता हो तो उसे वाष्पीकरण बोला जाता है। तो ये आपका द्रव हो और ये गैस है। तो जब द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वाष्पीकरण हो रहा है। जैसे कि आप देखिए कि पानी जब उबालते हैं लोग तो वाष्प बनता है और उसमें से निकल जाता है। इसके बाद देखिएगा कि द्रव से अगर ठोस में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, जमना बोला जाता है, फ्रीजिंग। जैसे कि पानी का आप देखिएगा कि बर्फ में जब बदलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रीजिंग हो रहा है। जो फ्रीज होता है वो भी इसी का काम करता है कि उसको ठंडा रखता है और उसे फ्रीज करता है। तो इसे फ्रीजिंग बोला जाएगा द्रव से ठोस में। तो द्रव से जब ठोस में ये जाएगा तो ये आपका फ्रीजिंग कहलाएगा। गैस से अगर द्रव में बदल रहा है यानी कि ये आपका गैस रहा और ये द्रव में बदल रहा है तो इसे क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। जैसे कि देखिए कि समुद्र का पानी भाप बन के आसमान में जाता है और आसमान में वो संघनित होकर पानी का रूप लेके वर्षा कराता है। तो ये संघनन विधि के द्वारा ही वर्षा होता है। तो वर्षा कैसे होता है, तो संघनन विधि के द्वारा होता है। तो आपका गैस से किस में बदल रहा है, तो द्रव में बदल रहा है। उसी प्रकार देखिएगा कि ठोस से गैस में बदलना, ये ठोस रहा और ये आपका गैस रहा। तो ठोस से अगर गैस में बदल रहा है, ठोस से अगर गैस में बदल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं लोग, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे ये हो गया है, ठोस से आपका गैस में बदलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वपातन बोला जाएगा।
अभी हम लोग देखे हैं लोग ऊर्ध्वापातन का ये उदाहरण। तो इसमें आपका देखिए कि ठोस जो दो ठोस का आपस में मिला रहता है या दो से अधिक, तो एक ठोस ऊर्ध्वापातन क्रिया के द्वारा भाप बन के उड़ जाता है और एक बच जाता है। तो इसे ठोस से अगर गैस में परिवर्तन हो तो ऊर्ध्वापातन बोला जाता है। अब एक चीज़ समझिए कि गैस से अगर ठोस में परिवर्तन हो तो इसे आपका क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वापातन उत्क्रमण। ऊर्ध्वापातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन बोला जाता है। तो ये रिवर्स सब्लिमेशन हो जाएगा। ये उत्क्रमण रिवर्स को मतलब इसका इंग्लिश क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी फिर से लौटना। तो जब गैस से ये ठोस में बदलेगा तो इसे ऊर्ध्वापातन उत्क्रमण बोला जाएगा, और ठोस से गैस में सीधे बदल जाए तो इसे ऊर्ध्वापातन बोला जाएगा। तो ये सब तो बहुत आसान है, एक बार आप समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा एक दो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट से संबंधित। देखिए क्वथनांक पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे एक जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं लोग, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पानी खौलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे खौलना स्टार्ट हो जाता है उसी को बोला जाता है आपका क्वथनांक पॉइंट। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे लोग। तो क्वथनांक पॉइंट पानी का जल का कितना होता है, तो 100 डिग्री होता है, और केल्विन में देखेंगे 373 केल्विन होगा। तो ये आपका याद रखिएगा। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहता है, ये सिलेंडर में देखिए कि जो गैस रहता है अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव में उसे बदल दिया जाता है। तो जो हम लोग गैस यूज करते हैं लोग जो घर और में, तो वो आपका द्रव अवस्था में रहता है, उसे दाब और ताप के आधार पे बदला जाता है। इसके बाद देखिएगा कि पदार्थों के तीनों भौतिक अवस्थाएं, अगर देखिए कि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है या रहता है, तो जल है। जल देखिए कि आपका ठोस अवस्था में बर्फ मिल जाएगा, गैस अवस्था में वाष्पीकरण के द्वारा बारिश होता है तो वाष्प में भी परिवर्तन हो जाता है, वाष्प से ये तरल में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये तीनों अवस्था में रह सकता है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्लोराइड क्या है, तो देखिए ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें कण विलयन के सादृश्य पूरे विलयन में मिले होते हैं। विषमांगी मिश्रण के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि इसका कोई भी अनुपात नहीं होता है, किस अनुपात में है वो मिला रहता है। तो इसके यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका ये प्रकार मिश्रण और उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसीलिए हम लोग देखेंगे लोग। एरोसोल जो होता है, एरोसोल गैस और द्रव का मिश्रण होता है, और ये इसका उदाहरण देखिएगा कि कोहरा, बादल और कुहासा हो जाएगा। तो जो कोहरा, बादल और कुहासा देखते हैं लोग, उसमें गैस और द्रव का मिश्रण रहता है। एरोसोल में देखिएगा कि गैस और जब ठोस रहे तो उससे निर्माण होता है धुआं। इसमें आपका तरल पदार्थ नहीं रहता है, तो जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं लोग तो धुआं निकलता है, और गाड़ी से भी धुआं निकलता है, तो उसमें आपका ठोस और गैस रहता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, दोनों एरोसोल का प्रकार है। इसके बाद फोम। फोम देखिएगा कि फोम में आपका द्रव और गैस, शेविंग क्रीम में पानी लगा के देखिएगा तो झाग बनता है। तो झाग क्यों बनता है, उसमें द्रव और गैस रहता है इसी के कारण। तो ये आप याद रखिएगा, शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, तो फोम का उदाहरण है। उसके बाद फोम का उदाहरण में देखिए ठोस और गैस, तो रबर जो है वो भी फोम है। उसके बाद स्पंज जो रहता है, रबर के बाद स्पंज जो दबाने के बाद ऐसे दबता है। उसके बाद प्यूमिक, ये आपका तीनों का तीनों फोम का ही उदाहरण है। इमलेशन यानी पायस, ये पायस जब द्रव और द्रव का इसमें मिश्रण होता है तो इसे बोला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा। तो दूध में देखिएगा कि उसमें ठोस और गैस तो होता नहीं है, द्रव और द्रव ही रहता है। तो ये आप देखिएगा कि इसे पायस के नाम से जाना जाएगा। जेल देखिएगा कि जेली या जेल, तो इसमें आपका ठोस और द्रव होता है यानी तरल पदार्थ। जेली देखिएगा, जेली आप देखे होंगे, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब आपका जेली के अंतर्गत आ जाएगा। सोल के अंतर्गत क्या ये आ जाएगा, तो द्रव और ठोस जब मिला हो तो कीचड़ जो होता है वो सोल का उदाहरण है। साथ में मैग्नीशियम मिल्क याद रखिएगा, ये भी आपका सोल का उदाहरण है। ठोस सोल कौन सा हो जाएगा, तो जब ठोस और ठोस मिल के बनेगा तो उसे ठोस सोल बोला जाएगा। रंगीन रत्न जो आता है उसमें मिलाया जाता है ठोस का ठोस में, पत्थर भी हो जाएगा और दूधिया कांच भी हो जाएगा। तो ये आप सब याद रखिएगा। तो इस प्रकार केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है द्रव एवं उसके गुण, तो अगर इसी को पढ़ाना रहता तो 4-5 भाग में पढ़ाया जा सकता है, आधा घंटा वीडियो बना के, लेकिन हम लोग को 15 से 20 क्लास में ही इसे ख़त्म कर देना है। बीपीएससी एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर आप कहिएगा तो इसे पार्ट बाई पार्ट छोटा छोटा करके भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक आपका ये हो जाएगा मिश्रण को अलग करने की विधि, ये आसवन विधि, ये सब अलग अलग करके पढ़ाया जा सकता है।
तो आप देखने में अगर समस्या हो ज़्यादा बड़ा वीडियो तो आप ज़रूर बताइए, लेकिन बीपीएससी का जो भी छात्र है वो ऐसे वीडियो देखने से थोड़े भाग सकता है, 1-2 घंटा पढ़ने से। तो एक बार में 1 से 1.5 घंटा का ये वीडियो आएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, जो भी चैप्टर होगा उसको उसी में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप सलाह ज़रूर दे सकते हैं। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।